हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो खान सर के पॉकेट जी के बुक है। इसका दूसरा चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी, यानी भारत का हम लोग संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सेशन जो है, एक चैप्टर जो है ऑलरेडी हम लोग का स्टार्ट है। उस चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास तो चल ही रहा है, उसके साथ में आप लोग के भारी डिमांड पर हमने एक और चैप्टर को जो है स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि सर जो है एक लेक्चर एक दिन में कराइएगा, तो बहुत दिन जो है इस बुक को लग जाएगा रिवीजन करने में। तो आप ही लोग के डिमांड पर मैं एक और सेशन जो है यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। हो सकता है आगे और एक दो सेशन बढ़ सकता है। तो एक दिन में अभी जो है दो सेशन चल रहा है। एक जो है भारतीय इतिहास का चल रहा है जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, और एक अभी से एक सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लोग देखेंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान का ये जो लेक्चर होने वाला है ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इस बुक का आप लोग को रिव्यू दे देता हूँ। आप सभी को ज्ञात होगा ये बुक जो है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर देखिएगा। तो चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिएगा और उस क्वेश्चन को इस बुक से जो है मिलाइएगा। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि उस एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है इस बुक से आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। यानी आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में उसका इस बुक में मिलाइएगा, तो हम कह सकते हैं कि 60, 65, 70% तक जो है डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। यदि आप लोग जीएस में बहुत वीक है या आप लोग जो है एवरेज स्टूडेंट है, तो आप लोग को मैं सलाह दूंगा कि इस बुक को आप लोग रट ले जाइए। इसमें मात्र जो है 540 पेज है। हम इसको कम भी नहीं कह सकते हैं, बट इतना कह सकते हैं यदि आप लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जीएस जो है एक महासागर की तरह है, यहाँ पर जो है आप लोग को ज्ञान जो है कम नहीं होने वाला है। तो उसी में से एक लिमिट जो है बुक दे दिया गया है, इस बुक को पढ़ लेते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाइएगा। तो मेरा सलाह मानिए, इस बुक को आप लोग पूरा जो है रिवीजन कर डालिए। आप लोग को इस बुक का हर एक पेज को जो है रट जाना चाहिए। कहने का मतलब कि एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग को याद होना चाहिए, तब जो है आप लोग एक जीएस में जो है मास्टर बन जाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि खान सर का ये जो पॉकेट जी के बुक है, जो सेकंड एडिशन वाला बुक है, इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है, तो आप लोग अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर एक सीरीज चल रहा है जिस सीरीज के अंतर्गत जो है इस बुक को पूरा कवर किया जाएगा, यानी पूरा रिवीजन कराया जाएगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से। तो अभी आप लोग इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप लोग को क्या मिलेगा, तो इस बुक का पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस बुक का सेकंड चैप्टर यानी जिसका नाम भारत का संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो मैं आप लोग को बता दूं ये भारत का जो है संविधान है। भारत का संविधान में यहाँ पर बुक में देखिएगा तो इतना जो है बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया गया है, बेहतरीन जो है यहाँ पर फॉर्मेट में आप लोग को दिया गया है कि आप लोग को याद करने में भी काफी जो है सहूलियत मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्रम वाइज बांट दिया गया है। क्रम वाइज यहाँ पर सरिया दिया गया है कि जो देखने में भी बहुत बेहतरीन लगता है और याद करने में भी आप लोग को बहुत ज्यादा सहयोग यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग भारत के संविधान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, यानी जो संविधान निर्माण हुआ, संविधान निर्माण का जो है इतिहास क्या था, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा तो भारत में संवैधानिक विकास, तो भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक चला था, तो आप लोग कहिएगा 1773 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। और इसी प्रकार यहाँ देखिएगा आगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटता है तो ब्रिटिश ताज का शासन चलने लगता है, यानी इस ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन हटाकर ये ब्रिटिश शासन के हाथ में चल जाता है। ये कब से कब तक चलता है, तो 1858 से लेकर 1947 तक, यानी जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता है तब तक चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर राज्य कर रहा था तो उस समय कौन कौन सा एक्ट आया था, तो सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था, तो 1773 ईस्वी में। उसके बाद आया था संशोधन अधिनियम, यानी इसमें संशोधन अधिनियम आया, ये कब आया, तो 1781 ईस्वी में आया था। उसी प्रकार देखिएगा तो उसके बाद एक एक्ट आता है यानी अधिनियम आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ये कब आता है, तो 1784 ईस्वी में। उसके बाद संशोधन अधिनियम आता है, यानी इसी में संशोधन अधिनियम आता है 1786 ईस्वी में। उसके बाद चार्टर एक्ट कब आता है, तो 1793 ईस्वी में, और चार्टर एक्ट फिर से आता है 1813 ईस्वी में। उसके बाद फिर से एक चार्टर एक्ट आता है और ये कब आता है, 1833 ईस्वी में आता है। और अंत में क्या आता है, चार्टर एक्ट आता है, ये कब आता है, तो 1853 ईस्वी में आता है।
इसके बाद जो है कंपनी का शासन था, ये कंपनी के शासन हटकर अब किसके हाथ में चला जाता है, भारत का शासन, तो ये चला जाता है अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाता है। यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश राज का शासन कहते हैं। ये कब से कब तक चला था, तो 1858 से 1947 तक चला था। इसके अंतर्गत कौन कौन सा अधिनियम आया था, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम कब आया था, तो 1858 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था, 1861 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था, तो 1892 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम फिर आया था, कब आया था, तो 1909 ईस्वी में। भारतीय शासन अधिनियम कब आया था, 1919 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम कब आया था, 1935 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसा शब्द है जो हमारे संविधान में वर्तमान में अपनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 ईस्वी में। राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था, तो 1944 ईस्वी में। वेबल योजना कब आया था, तो 1945 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 ईस्वी में। माउंट बेटन योजना कब आया, 1947 ईस्वी में। ओके, उसके बाद वल्कन प्लान कब आया था, तो 1947 ईस्वी में। उसी प्रकार अब क्या अंत में आता है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में आता है। हम सभी लोग क्या करेंगे, इस एक्ट को पूरा बेहतरीन से समझेंगे, यानी एक एक्ट को उठाएंगे, उस एक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग याद करेंगे। तो ये एक अधिनियम है, इस अधिनियम को हम लोग पूरा एक एक करके पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के ही सेशन में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब आप लोग कहिएगा कि सेशन तो स्टार्ट है, तो नहीं, हम लोग जो पढ़ते हैं ये पीसी के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ये एक रिवीजन बुक है, तो आप लोगों को क्लीन दिखना चाहिए बुक। तो बुक का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लीन देखना चाहिए। तो क्लीन तभी देखेगा जब आप लोग पीसी पर हमको नहीं देखिएगा, यानी सामने स्क्रीन पर हमको नहीं देखिएगा, क्योंकि हम इधर उधर होंगे, आप लोग को क्वेश्चन जो है नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हम पीसी के माध्यम से आप लोग को पढ़ाऊंगा, उस पर आप लोग ध्यान से समझ चलिएगा। तो चलिए आप लोग पीसी पर ध्यान दीजिए और पूरा बेहतरीन तरीके से सेशन को समझते चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद जो है अलग अलग एक्ट को हम लोग क्रमवाइज देखते चलेंगे, जैसे अभी अभी मैंने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को बतलाया हूँ। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर तरीके से दिखाई देगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखिएगा, तो ये बतलाया गया है इसमें, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस एक्ट के तहत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सभी पॉइंट को आप लोग को याद करते चलना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अगला पॉइंट है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश का नाम भी आप लोगों से पूछ लेता है, एलिजा इम्पे थे। अगला पॉइंट है, अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगला एक्ट हम लोग देख लेते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1781 ईस्वी में लाया गया था। ब्रिटिश सांसद वर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जो है जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इस एक्ट यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट का बात कर रहा है, इस एक्ट के द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई थी। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व मंडलों का स्थापना किया गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत तो जो है आप लोग को क्या क्या बात को याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। इसका उद्देश्य जो है कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 जो है कर दी गई थी। किस एक्ट के तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ये पॉइंट याद रखिएगा।
चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट का नियंत्रण रहा। तो ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल के परिषद को जो है युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगला एक्ट आता है, ये कौन सा एक्ट है? तो 1793 का चार्टर एक्ट है। तो 1773 के चार्टर एक्ट के तहत एक आप लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। ये क्या है? तो इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1793 का चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आता है 1813 के चार्टर अधिनियम। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में आप लोग 2-4 पॉइंट याद रखिएगा। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण तथा करारोपण का अधिकार किया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट है कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। तो ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी यहाँ पर बतलाया गया है। उसके बाद अगला एक्ट आता है, अगला अधिनियम आता है 1833 का अधिनियम। तो 1833 का अधिनियम के तहत याद रखिएगा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दस्ता को अवैध घोषित किया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम यानी एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम वेंटिंग जो था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलियम वेंटिंग जो थे ये कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस एक्ट के तहत? तो आप लोग बताइएगा 1833 के अधिनियम के तहत। तो प्रथम जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला एक्ट जो है यह है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत याद रखिएगा इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट है सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया। कब? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। उसके बाद अगला अधिनियम आता है 1858 में, जिसका नाम जो है भारत शासन अधिनियम। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो दोहरी शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? तो 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत की सत्ता पर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, यानी कंपनी से जो है शासन हटाकर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कब? तो 1700 जो है 58 ईस्वी में 1857 की क्रांति होता है, उसके बाद ये सब जो है घटना होता है। अगला पॉइंट है एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया।
अगला पॉइंट है भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1860 में पहली बार जेम्स विलियम्स के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। अगला अधिनियम आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो अगला अधिनियम कौन है, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है इसका जो है नींव डाला गया। अगला पॉइंट है वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और जो है समझते हैं। तो इसी एक्ट में आप लोग एक और पॉइंट याद रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई थी और पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला अधिनियम आता है 1865 का अधिनियम। तो 1865 के अधिनियम में देखिएगा, तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार यानी शक्तियों में वृद्धि की गई। इस प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। अगला एक्ट याद रखिएगा 1873 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत एक ही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी को भंग कर दिया गया था। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी को भंग किया गया था। अगला पॉइंट है, अगला अधिनियम है 1869 का अधिनियम। तो 1869 के अधिनियम में एक पॉइंट याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। उसके बाद अगला अधिनियम आता है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। उसके बाद अगला एक्ट आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। और अगला पॉइंट है, इसके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने का अनुपूरक जो है प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य का संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला जो अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले कौन था, तो सचिव था और मिंटो वायसराय आया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए इस अधिनियम के तहत क्या क्या बात को बतलाया गया, सभी पॉइंट को आप लोग जो है पूरा ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए पहला यहाँ पर पॉइंट है, कहा गया है सर अरुण डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 ईस्वी में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय यानी सत्येंद्र प्रसाद सिंह की नियुक्ति किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, तो लिखा गया है पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीयों यानी पहला केसी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई थी। अगला पॉइंट देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया।
नोट में यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस अधिनियम के बाद अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में आप लोग याद रखिएगा, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी प्रशासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन यानी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो था ये कौन था कि सचिव था, भारतीय सचिव था, और वायसराय कौन था तो ये चेम्सफोर्ड था। तो इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो इस अधिनियम में आगे के पॉइंट देखिएगा, क्योंकि इस अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो हम लोग को सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखना है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार यानी सीमित रूप में दिया गया। तो उसके बाद देखिएगा, भारत सचिव का खर्च जो 1793 में भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है, लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो द्वैध शासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक विस्तार कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार किया गया। अगला पॉइंट है, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पहला जो था यह हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायक, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। उसी प्रकार आरक्षित विषय में देखिएगा तो रक्षा, विदेश मामले, वित्त, कर, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि इसमें शामिल थे। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिया, ये बात बतलाया था। ये तीनों जो वाक्य है, ये इस वाक्य को जरूर याद रखिएगा कि कौन व्यक्ति क्या क्या वाक्य को कहा था इस अधिनियम के बारे में। अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग जो है एक करके याद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देखिएगा लिखा गया है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई।
और इस अधिनियम के तहत यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला इस अधिनियम के तहत। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और यहाँ पर देखिएगा, इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा किसका जिक्र हो रहा है? तो ये म्यांमार का जिक्र किया गया है, यानी भारत से म्यांमार को इसी अधिनियम के तहत जो है अलग कर दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, और लिखा गया है, और दो प्रांत सिंध और उड़ीसा का ना जो है निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 यानी बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। पहला सूची था संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, जो कि हमारे वर्तमान जो संविधान है उसमें भी ये तीनों सूची शामिल है। तो उस समय जो विषय था 59 विषय था, 54 विषय था और 36 विषय था समवर्ती सूची में। और नोट यहाँ पर में देखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को सौंपी गई, जो कि अभी वर्तमान में जो है अवशिष्ट जो शक्तियाँ है आप सभी लोग जानते हैं, उस पर जो कानून बनाता है वो हमारा संसद बनाता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है, संसद लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन हुआ है। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा था। तो ये भी वाक्य आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ पर देखिएगा, नेहरू के द्वारा 1935 का अधिनियम बिना ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी के समान कहा गया। ये किसके द्वारा कहा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये वाक्य दिया गया। मोहम्मद जीना द्वारा क्या बताया गया? तो ये बताया गया, पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत है। ये वाक्य जो है मोहम्मद जीना द्वारा बतलाया गया, दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कहा गया कि यह एक्ट जो है ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुआ और वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। और पॉइंट देखिएगा, इधर में लिखा गया स्वतंत्रता थी और ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि वे राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सहमति न दे। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सके। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा, लिखा गया भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामले पर जो है राज्य सचिव को सौंप दी गई। अगला पॉइंट है, नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में
कार्य करेगी और शासन 1935 का अधिनियम के अनुसार चलेगी। जब तक हमारा देश का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, जब तक लागू नहीं हो जाता है, तब तक 1935 का अधिनियम ही काम करेगा। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया और 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभा कार्य करेगी। और अगला पॉइंट में देखिएगा, बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया और माउंट बेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए और 229 ब्रिटिश प्रांतों से और जबकि 70 देसी रियासतों से थे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य जो थे 55, सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से व देसी रियासत में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर 7 थे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने रास्ता का जो है घोषणा पत्र कहा था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आई होप कि आज के सेशन में जो जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आज के सेशन में आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हम लोगों ने आज के सेशन में भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास जो है समाप्त कर लिए हैं। आगे के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी हमारा देश का जो संविधान वर्तमान में जो चल रहा है, जो लागू है हमारे देश में, वो संविधान बना कैसे एक्चुअल में, उसके बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो कल के सेशन में हम लोग पूरा जो है संविधान का निर्माण पर जिक्र करने वाले हैं। उसके बाद जो है एक एक सेशन में हम लोग एक एक चैप्टर को निपटाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग ये बार बार मत पूछिए कि ये जो बुक है ये इस एग्जाम के लिए है कि नहीं है, इस एग्जाम में काम करेगा, इस एग्जाम में काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सवाल जो है हमसे मत करिए, क्योंकि आप सभी लोग को मैं बतला दिया हूँ, शुरू में ही बतला दिया हूँ कि ये बुक जो है वो हर एग्जाम में काम करेगा जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के बाद आप लोग ये बात मत पूछिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन।